हेलो स्टूडेंट, एनबीएफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में सेकंड पार्ट में इकाई नंबर 3 में लेसन नंबर 4 गठबंधन की राजनीति यानी लेसन नंबर 4 में यानी गठबंधन की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ कोलाइटेशन के बारे में आपको बताएंगे कि गठबंधन की राजनीति क्या होती है। तो देखिए, गठबंधन की राजनीति यानी सबसे महत्वपूर्ण इसका जो रीजन होता है कि गठबंधन की राजनीति क्या है। तो गठबंधन का मतलब होता है, गठबंधन को मिली जुली सरकार या साझा सरकार भी कह सकते हैं। तो गठबंधन का मतलब होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो हमारे भारत में देखो, पहला यानी लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ था 17 अप्रैल 1952 कि भारत में यानी प्रथम लोकसभा का जो चुनाव हुआ 17 अप्रैल 1952 को, यानी पहली बार हमारे देश में लोकसभा के आम चुनाव यानी पहली लोकसभा का गठन हुआ था। पहली लोकसभा यानी पहली लोकसभा का गठन हमारे देश में कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और यहाँ पर देखिए, पहली लोकसभा में यानी कांग्रेस को एक तरह से स्पष्ट बहुमत मिला, क्योंकि हमारे देश में जो दलीय व्यवस्था है वो कैसी है? बहुदलीय व्यवस्था है कि यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। और जिन लोकतांत्रिक देशों में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, वहाँ पर किसी भी दल के लिए यानी सरकार बनाना अकेले दल के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दल होते हैं। इसलिए वो सरकार बनाने में क्या होते हैं, यानी जनता अलग जनादेश देती है एक तरह से, तो सरकार स्पष्ट बहुमत कम ही दलों को मिल पाता है। लेकिन पहले आम चुनाव में 1952 में कांग्रेस को यानी पूर्ण बहुमत मिला। दूसरा आम चुनाव हमारे देश में 1957 में, यानी दूसरी जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो 1957 में, और उसमें भी कांग्रेस को यानी पूर्ण रूप से स्पष्ट बहुमत मिला। केंद्र में नहीं, राज्यों में भी सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी। तीसरा जो आम चुनाव हमारे देश में 1962 में, तीसरी लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1962 में हुआ। और 1962 में भी ज्यादातर राज्यों में और केंद्र में यानी किसकी सरकारें बनी? कांग्रेस की सरकारें बनी। स्पष्ट बहुमत वाली सरकार जिसको बोलते हैं, जिसके पास पूर्ण बहुमत था, और स्पष्ट बहुमत वाली सरकारें यहाँ पर बनी। चौथा आम चुनाव हमारे देश में 1967 में, यानी चौथी 1 से 4 तक की जो लोकसभा के चुनाव थे, अब चौथी लोकसभा के चुनाव में केंद्र में तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन कुछ राज्यों में उसे अपना बहुमत गंवाना पड़ा, यानी कुछ राज्यों में उसे बहुमत नहीं मिल पाया। 2-3 राज्यों में उसे यानी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन जैसे राज्यों में कांग्रेस को यानी बहुमत नहीं मिल पाया। पहली बार यानी कांग्रेस को उन राज्यों में सत्ता से बाहर होना था, लेकिन सत्ता में यानी ज्यादातर सीटों का अंतर नहीं था, इसलिए वहां पर लोकसभा विधानसभाओं को भंग कर दिया, दोबारा चुनाव करा दिए गए। तो पहले 3 चुनाव थे 1952, 57, 62। इनमें यानी कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि कांग्रेस में ज्यादातर वे नेता शामिल थे जो हमारे देश को आजादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी थी, उनका जुड़ाव ज्यादातर का किससे था? कांग्रेस से था। क्योंकि पहले कांग्रेस यानी हमारे भारत का सबसे पहला राजनीतिक दल था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और इसके 1885 में यानी जब आजादी की लड़ाई हमारे देश में चल रही थी, उसी समय यानी कांग्रेस यानी दल बना था। इस दल के प्रभाव के कारण पहले आम 3 चुनावों में यानी कांग्रेस को एक तरह से पूर्ण बहुमत मिला। 67 में यानी उसे कुछ राज्यों से सत्ता से हाथ धोना पड़ा, लेकिन ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। तो उन राज्यों में वापस, जैसे मान लो विधानसभाओं को भंग करा करके दोबारा कांग्रेस ने अपनी सरकारें स्थापित कर ली। 5वीं जो लोकसभा का गठन हुआ हमारे देश में 1971 में, 5वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 1971 में हुआ था। पहले आम 3 चुनावों में यानी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत वाली सरकारें उसकी बनी,
लेकिन 67 में उसे कुछ राज्यों से सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 71 में कांग्रेस की सरकार बनी। तो कांग्रेस हमारे देश में यानी 5वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ कब हुआ था? 1971 में। 6ठी लोकसभा का चुनाव 1970 में। और 6ठी लोकसभा में पहली बार यानी गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता दल के नेतृत्व में। यानी पहली बार यानी केंद्र में 1977 में हमारे देश में 6ठी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें यानी गैर कांग्रेस सरकार का निर्माण हुआ। और गैर कांग्रेसी सरकार में यानी जनता दल ने सरकार बनाई। कौन सी दल ने सरकार बनाई थी? जनता दल ने। अब जनता दल में सरकार बनाई और जनता दल में यानी मोरारजी देसाई जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से छोड़ करके जनता दल में चले गए और यहाँ पर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया पहली बार 1977 में। यानी गैर कांग्रेस सरकार बनी और उस गैर कांग्रेस सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और थोड़े दिन बाद में यानी सरकार यानी जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार थी वो सरकार गिर गई और कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह ने सरकार बनाई। चौधरी चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में यानी कांग्रेस के भारी समर्थन से जैसे ही 2.5 साल तक ये सरकार चली। 2.5 साल के बाद में गिरने के बाद में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल भी कुछ समय का ही रहा और वो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लोकसभा का एक बार भी सामना नहीं कर पाए। लोकसभा की बैठक में यानी कभी लोकसभा में नहीं गए वो अपने कार्यकाल में, कोई अधिवेशन नहीं हुआ उनके कार्यकाल में। और जैसे ही लोकसभा का अधिवेशन होने वाला था उस समय कांग्रेस ने अपना बहुमत वापस ले लिया समर्थन और सरकार गिर गई। और 5वीं लोकसभा में जो जनता दल ने सरकार पहली गैर कांग्रेस सरकार केंद्र में बनी थी, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। केवल 3 साल तक का इसका कार्यकाल रहा और उसमें भी उसने पहले यानी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई का विरोध होने के बाद में जो प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह भी ऐसे प्रधानमंत्री हमारे भारत में जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी यानी लोकसभा की बैठक का सामना नहीं किया। और एक दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बच्चों के लिए आता है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिनका जन्मदिन 4 साल बाद में आता है। तो वो प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे जिनका जन्मदिन 4 साल बाद में आता है, क्योंकि उनका जन्म लीप वर्ष में हुआ था, इसलिए उनका जन्मदिन भी यानी 4 साल बाद में आता है। और वो प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में यानी जनता दल का गठन किया उन्होंने और जनता दल में शामिल होकर के जनता दल की सरकार बनाई और उसमें वो प्रधानमंत्री बने। तो पहले यानी पहला आम चुनाव हमारे देश में 1952 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 में, चौथा 1967 में, 5वां आम चुनाव 1971 में और 6ठा आम चुनाव 1977 में। तो 6ठे आम चुनाव में पहली बार यानी केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनी 3 साल तक। और 7वीं जो लोकसभा है देखो 1980 में, यानी 80 में चुनाव हुए कौन सी लोकसभा की? 7वीं लोकसभा की। और 80 के चुनाव में यानी कांग्रेस ने वापस यानी अपना बहुमत प्राप्त किया और कांग्रेस को यानी 409 सीटों पर जीती, जो आज तक ये रिकॉर्ड है लोकसभा में कि 7वीं लोकसभा में कांग्रेस ने यानी 409 सीटें जीती। क्योंकि जनता दल जो सरकार बनी 3 साल तक वो जनता में यानी अपनी लोकप्रियता की छाप नहीं छोड़ पाई, जिस कारण कांग्रेस को पुनः भारी बहुमत से जीत हासिल हुई और वह 409 सीटें लेकर के यानी एक बहुत बड़ा भारी बहुमत से विजय प्राप्त की 1980 में। और उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और उसमें देश की प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी, जो एक आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती है। और 80 के
बाद में देखो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी यानी इंदिरा गांधी, उनकी 31 अक्टूबर 1984 की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पुणे लोकसभा के चुनाव हुए और 8वीं लोकसभा थी 1984 में, यानी 84 और 85 में दोनों में इसके चुनाव हुए। और 8वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की यानी पुणे जीत हासिल हुई। 8वीं लोकसभा में यानी कांग्रेस को 8वीं में मिली थी 409 सीटें। यानी कांग्रेस की जैसे ही इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार बनी, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद यानी उनके जो बेटे थे राजीव गांधी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने यहाँ पर 409 सीटें जीती और वो एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर करके सामने आई। तो 409 सीटें कांग्रेस ने यानी 8वीं लोकसभा के चुनाव में जीती थी। 1980 में 7वीं लोकसभा के चुनाव उनमें भी कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिली। और 1984 के बाद में देखिए 1989 में यानी 1989 में 9वीं लोकसभा का गठन हुआ। 1989 में कौन सी लोकसभा का गठन हुआ? 9वें नंबर की लोकसभा का गठन हुआ। और उस समय वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और वीपी सिंह ने कुछ समय 10 माह तक ही उनका कार्यकाल रहा और उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और चंद्रशेखर को भी यानी 1991 में यानी उनको त्यागपत्र अपना देना पड़ा। 6 मई 1991 को अपना त्यागपत्र उनको देना पड़ा था। 6 मई 1991 उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिस कारण पुणे सरकार यानी लोकसभा भंग हो गई। और 1989 के बाद 10वीं जो लोकसभा थी 1991 में 10वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1991 में यानी इसका गठन हुआ। और उसके बाद में देखिए 1991 के बाद में 1996 में 11वीं लोकसभा के जो चुनाव थे वो कब हुए थे? यानी 1996 में। और भाजपा ने यहाँ पर सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 13 दिन बाद ही सरकार गिर गई। कि भाजपा ने जो सरकार बनाई 1996 में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन वाजपेयी का जो कार्यकाल था वो मात्र कितने दिन का रहा? 13 दिन का कार्यकाल रहा। और 13 दिन बाद में सरकार अपना पूर्ण बहुमत स्पष्ट नहीं कर पाई और वह गिर गई। उसके बाद में सरकार यानी बनाई किसने? एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। एच.डी. देवेगौड़ा, हरदन देवेगौड़ा उसका नाम था। तो एच.डी. देवेगौड़ा को यानी बाद में प्रधानमंत्री बनाया और कांग्रेस ने यानी समर्थन दिया उसको अपना, और एच.डी. देवेगौड़ा को यानी देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और एच.डी. देवेगौड़ा को विरोध होने के कारण आई.के. गुजराल हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और आई.के. गुजराल वाली जो सरकार थी ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और हमारे देश में जो 12वीं लोकसभा थी 1998 में 12वीं लोकसभा कि 12वीं लोकसभा के चुनाव 1998 में हुए। और 1998 में यानी देश के जो प्रधानमंत्री थे
अटल बिहारी वाजपेयी बने। कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तेरह माह तक उनका कार्यकाल कितने माह तक रहा था? 13 माह तक रहा था। और 12वीं लोकसभा में जो हमारी लोक सरकार बनी थी वो 1999 में मात्र विपक्ष के बिना किसी कारण के यानी एक मत से सरकार गिर गई थी। सरकार गिर गई थी, जिसे भारतीय राजनीति का काला अध्याय कहा जाता है। काला दिन या काला अध्याय कि इसलिए भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन था, क्योंकि बिना कारण के, बिना किसी मजबूती विपक्ष के होते हुए भी विपक्ष ने सरकार गिरा दी और विपक्ष भी सरकार नहीं बना पाया, जिस कारण से इसे भारतीय लोकतंत्र का एक काला दिन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो एक मत से मात्र गिर गई थी 1999 में। और 13वीं लोकसभा के जो चुनाव है हमारे देश में 1999 में 13वीं लोकसभा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कि देश के जो प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी बने। और उसके 99 के बाद उन्होंने लगातार अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। और 2004 में 14वीं लोकसभा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 2009 में 15वीं लोकसभा मनमोहन सिंह ही पुनः प्रधानमंत्री बने। और 2014 में 16वीं लोकसभा और 89 के बाद यहाँ पर पहली बार यानी एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी। स्पष्ट बहुमत यानी स्पष्ट बहुमत सरकार को मिला, यानी भाजपा ने 282 सीटें जीती और एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई। और यहाँ पर उसके जो भारतीय राजनीतिक गठबंधन है, गठबंधन की शुरुआत 2004-99 के चुनाव से मानी जाती है। एक तरह से भारतीय राजनीति में गठबंधन बने कुछ और उन गठबंधन की सरकारें बनी। तो यहाँ पर देखो भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन उसने जो सरकार अपनी सहयोगी दलों से बनाई, टोटल जो सहयोगी दल मिलकर के 338 सीटें उसने जीती। टोटल सीटें कितनी थी? 338 सीटें उसके पास थी। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद में 2019 के चुनाव में 17वीं लोकसभा में भाजपा ने उससे भी ज्यादा सीटें, रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीती, 303 सीटें। और गठबंधन के बाद 353 सीटें। तो देखिए 17वीं अब तक हमारे देश में 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, लेकिन प्रारंभ के 4 चुनाव अगर हम छोड़ दें 1952, 57, 62, उसके बाद में 67 के बाद में 73 के बाद 77 और 77 के बाद में 1980 और 80 के बाद 84। तो 84 तक भारतीय राजनीति में यानी जो राज रहा एक तरह से कांग्रेस का वर्चस्व रहा था, क्योंकि एक दल का वर्चस्व था कांग्रेस पार्टी का। लेकिन पहली बार ये वर्चस्व आप जानते हो 1977 में उसमें ब्रेक लगे थे कि एक गैर कांग्रेस सरकार बनी जनता दल के नेतृत्व में और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह और पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में पुनः संकट खड़ा हुआ हमारे देश में कि भाई अब कांग्रेस की भागडोर किसके हाथ में आएगी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की
हाथों में आई। इंदिरा गांधी के बाद में पहली बार 1977 में प्रधानमंत्री बने कौन? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के बाद में 77 के 79 में प्रधानमंत्री कौन बने? चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह के बाद में वापस 1980 में चुनाव हुए, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और यहाँ पर कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री बना इंदिरा गांधी बनी। उसके बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई 30 अक्टूबर 1984 के होने के बाद 8वीं लोकसभा में कांग्रेस एक भारी बहुमत से जीत गई, यानी 409 सीटें उसने जीती और एक बहुत भारी बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद देश के प्रधानमंत्री जो बने राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। और राजीव गांधी के बाद में 9वीं लोकसभा में 1989 में यानी वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार यानी गठबंधन की सरकार बनी। यहाँ से गठबंधन की शुरुआत होती है कैसे, यानी सरकार कैसी बनी? गठबंधन। गठबंधन का मतलब होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है? गठबंधन की सरकार कहलाती है। 77 में भी गठबंधन की बनी, लेकिन ये कुछ समय के लिए गठबंधन रहा। लेकिन 89 की बाद से लेकर के 2014 तक जितनी भी सरकारें हमारे देश में बनी वो सारी सरकारें कैसी रही? गठबंधन की सरकार रही। यानी गठबंधन यानी 2 या मिली जुली सरकार या साझा सरकार, जो भी हम इसको कह सकते हैं। तो 1989 के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और ये 10 माह तक रहे। लेकिन वीपी सिंह के गठन के बाद में जैसे कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो उनको त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद में चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन चंद्रशेखर ने भी 6 मई 1991 को अपना त्यागपत्र दे दिया, जिससे लोकसभा भंग हो गई। और 1991 में 10वीं लोकसभा के चुनाव हुई और 10वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस यानी एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर वापस आया और उसने अपने सहयोगी दलों को मिलाकर के सरकार बनाई। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल यानी 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। उसके बाद में 1996 में 11वीं लोकसभा का गठन हुआ और 11वीं लोकसभा का गठन होने के बाद भाजपा यानी एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आया और भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने सरकार बनाई। लेकिन 13 दिन में यानी इसमें 13 दिन बाद में बहुमत सिद्ध करना था सरकार को, लेकिन भाजपा सरकार 13 दिन बाद में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई और वहीं पर सरकार गिर गई। उसके बाद में एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस के सहयोग से एचडी देवगौड़ा ने अपनी सरकार बनाई और देश के प्रधानमंत्री कौन बने? एचडी देवगौड़ा। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी यानी 13 दिन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद में एचडी देवगौड़ा की सरकार भी गिर गई। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में यानी इंद्र कुमार के गुजराल हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। और उसके बाद में सरकार लोकसभा भंग होने के बाद 1996 में 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए और 12वीं लोकसभा में यानी भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर के सरकार बनाई और ये सरकार कितने माह तक चली? 13 माह तक। 13 माह बाद में विपक्ष ने बिना किसी कारण की, बिना किसी यानी बहुमत के, उनके पास कोई चारा भी नहीं था कि भाई विपक्ष भी सरकार बना सके, उनके पास कोई चारा नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने यानी बहुमत सिद्ध करके दिखाया सरकार को। एक मत से सरकार गिर गई, उसमें कोई कारण नहीं था। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र में यानी इस घटना को यानी एक मत से सरकार गिरने के कारण एक काला दिन की संज्ञा से दी गई थी। और बाद में 1999 में यानी 13वीं लोकसभा के चुनाव में और भाजपा यानी एक बड़े दल के रूप में उभर के सामने आया और भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने मिलाकर के सरकार का निर्माण किया और सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 5 साल तक उसने कार्य किया। उसके बाद में 2004 में 14वीं लोकसभा यानी कांग्रेस को यानी एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे सुधरी और 2014 में यानी उसने एक गठबंधन के रूप में सरकार बनाई अपनी, जिसका नाम था यूपीए गठबंधन। यूपीए गठबंधन का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। यानी यूपीए जो गठबंधन है कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का।
यानी कांग्रेस और सहयोगी दलों ने मिलकर के यानी जो गठबंधन बनाया उसका नाम था यूपीए। यूपीए सरकार यानी 2004 में गठन हुआ और उसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया। जो राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। पहली बार यानी इंदिरा गांधी भी ऐसे ही बनी थी, वीपी सिंह भी ऐसे ही बने थे, राज्यसभा से ये प्रधानमंत्री बने थे। तो हमारे देश में देखो 14 लोकसभा में 2004 में 14 लोकसभा में भी 14 लोकसभा में प्रधानमंत्री जो बने 2004 में यूपीए के मनमोहन सिंह, और 2009 में 15वीं लोकसभा का गठन हुआ और 15वीं लोकसभा में भी कांग्रेस ने एक बड़े दल के रूप में उभर कर आया, उसने सरकार बनाई अपने यानी गठबंधन के रूप में, यूपीए गठबंधन के रूप में उसने सरकार बनाई यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी एक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का एक गठबंधन है भारतीय राजनीति में, जिसमें कांग्रेस और उसके अन्य दल उसमें शामिल हैं। उसके बाद में 2014 में 16वीं लोकसभा में एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी, यानी भाजपा को एक स्पष्ट बहुमत मिला। लेकिन भाजपा ने का पहले गठबंधन था एनडीए, भाजपा का गठबंधन कौन का नाम क्या है? एनडीए का नाम होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। एनडीए राजग जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जो मिलकर के गठबंधन बनाया उसका नाम है राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों से मिलकर के गठबंधन बना हुआ है। तो भारतीय राजनीति में देखो गठबंधनों का जो मुख्य रूप से 2 गठबंधन है, एक तो यूपीए और एनडीए, यानी यूपीए का पूरा नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों का जो गठबंधन है वो राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और संपर्क का मतलब होता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो यूपीए सरकार 2004 और 2009 में बनी और उसके बाद में जो एनडीए सरकार 2014 और 2019 में एनडीए की सरकार बनी, यानी भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने। वैसे भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन फिर भी उसने अपने सहयोगी दलों को मिलाकर के अपनी विचारधारा के कारण, क्योंकि भारत में आप जानते हो एक विविधता वाला देश है हमारा देश, कि अलग अलग देश यानी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। इसको देखते हुए उन्होंने यानी गठबंधन में विश्वास रखा। और वैसे भाजपा को 2014 में 282 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत के लिए 273 सीटें थी हमारे देश में, उससे ज्यादा बहुमत था, लेकिन फिर भी अपने गठबंधन की सरकार उन्होंने बनाई। और 2019 में भाजपा की सीटों में वृद्धि हुई लगातार, और अब की बार भाजपा को 2019 के चुनाव में टोटल अकेली पार्टी में 303 सीटें मिली और उसके सहयोगी जो दल थे उनको 50 सीटें। तो टोटल मिलाकर के जो गठबंधन है उसमें टोटल सीटें कितनी हो गई? 353 सीटें। टोटल 353 सीटें भाजपा के पास हैं, क्योंकि हमारे देश में वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है, जिसमें 543 निर्वाचित प्लस 2 क्या है? मनोनीत। तो इसको देखते हुए तो देखो ये एक तरह से गठबंधन की राजनीति यानी सबसे पहले हमारी लोकसभा की आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकसभा का चुनाव कब हुआ, उसमें प्रधानमंत्री कौन बने, सरकार किस पार्टी की बनी। तो इसमें सबसे पहले देखिए आप दोबारा एक बार आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत में गठबंधन की राजनीति का जो उदय है वो कब से माना जाता है। तो गठबंधन की राजनीति का जो उदय हुआ तो हमारे देश में 1989 के बाद से यानी गठबंधन का दौर शुरू हुआ जो 2014 तक चला। 2014 के बाद में मानते हैं कि गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन स्पष्ट बहुमत भी सरकारों को मिल रहा है। तो 1989 के बाद से जितनी भी सरकारें बनी आज तक वो गठबंधन की सरकारें बनी, यानी मिली जुली सरकार, साझा सरकार जिसको हम बोल सकते हैं, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, उसे गठबंधन की सरकार या साझा सरकार कहा जाता है। तो देखिए पहली बार हमारे देश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 13 अप्रैल 1952 को, यानी पहली लोकसभा का गठन हमारे देश में 1952 में हुआ था। विधानसभाओं का गठन भी 1952 में हुआ था। दूसरी लोकसभा का चुनाव 1957 में,
यहाँ पर भी कांग्रेस सरकार बनी। तीसरी लोकसभा गठन 1962 में, और यहाँ पर भी केंद्र में कांग्रेस सरकार, राज्य में भी कांग्रेस सरकारें थी। 1967 में यानी कांग्रेस को पहली बार उसकी जो वर्चस्व था उसमें थोड़ी कमी आई, और कुछ राज्यों में यानी कांग्रेस को अपनी बहुमत से हाथ धोना पड़ा, और वहां पर अन्य दलों ने अपनी सरकारें बनाई। केवल विधानसभा के चुनाव में केंद्र में तो कांग्रेस की बनी। 1971 के चुनाव में 5वीं लोकसभा के जो चुनाव है उसमें भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन पहली बार कांग्रेस को यानी सत्ता से बेदखल होना पड़ा। कब? केंद्र में 1977 में, कि जब सभी दलों ने यानी एक ग्रैंड अलायंस के रूप में यानी एक ही छत्ते के नीचे होकर के चुनाव लड़ने का निश्चय किया, क्योंकि सारा विपक्ष उस समय एक हो गया था। जैसे आज मान लो नरेंद्र मोदी के सामने पूरा विपक्ष एक हो रहा है, उसी प्रकार स्थिति उस समय ऐसी थी कि सारा विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ हो गया, और उसने चुनाव लड़ा और उसको जीत हासिल हुई। क्योंकि इसमें मत प्रतिशत एक जगह हो गया तो उनको जीत निश्चित हो गई उनकी। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, और चौधरी यानी मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, और उसके बाद में इसी में चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वो भी अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी उन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी संसद का सामना ही नहीं किया, संसद में कभी गए ही नहीं वो बैठक में। 1980 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने अपनी भारी बहुमत से जीत हासिल की, और 31 अक्टूबर 1984 के बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद दोबारा जब चुनाव हुए 1984 और 85 में, तो उसमें कांग्रेस को यानी भारी बहुमत से यानी 409 सीटें कांग्रेस ने जीती, जो आज तक एक इतिहास में यानी रिकॉर्ड है कि टोटल सीटों में से 409 सीटें अकेली पार्टी ने नहीं जीती। और 1989 में 9वीं लोकसभा में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह के बाद में इसी लोकसभा में यानी चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री रहे कुछ समय के लिए, लेकिन 1991 में उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद लोकसभा भंग हो गई। उसके बाद 1991 में दोबारा लोकसभा की 10वीं लोकसभा के चुनाव हुई, जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 1996 में वापस यानी जब 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो भाजपा ने सरकार बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि भाजपा उस समय सबसे बड़ा दल था एक तरह से। लेकिन 13 दिन बाद ही यानी जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो गिर गई, क्योंकि वो अपना स्पष्ट बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। उसके बाद में जो सरकार बनी यानी 11वीं लोकसभा में एचडी देवगौड़ा ने सरकार बनाई, किसके सहयोग से? कांग्रेस के सहयोग से। कि कांग्रेस ने उसने भारी समर्थन दिया, और एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री बने देश की। उसके बाद एचडी देवगौड़ा के बाद में कि भाई कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम एचडी देवगौड़ा अगर प्रधानमंत्री अपना समर्थन नहीं देंगे, तो उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को अपना नेता चुना, और आई के गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये सरकार भी नहीं चल पाई, और लोकसभा यहाँ पर 13 माह बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी इस सरकार में हट गए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और उसके बाद में सरकार गिर गई। और फिर 1998 में जब सरकार बनी 12वीं लोकसभा में, अटल बिहारी वाजपेयी यानी 13 माह तक यहाँ प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद में ये सरकार यानी एक मत से गिर गई। कितने मत से गिर गई? एक मत से सरकार गिरने के कारण इसे भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय कहा जाता है। उसके बाद में जो 13वीं लोकसभा है 1999 में, और देश के भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आया, और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 2014 में 14वीं लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आया, और यूपीए की सरकार बनी, यानी यूपीए का मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने, यानी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सरकार बनाई। 2009 में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सरकार बनाई, और प्रधानमंत्री लगातार यानी 10 वर्ष तक रहे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पहले वित्त मंत्री भी थे हमारे देश की। 2014 के चुनाव में यानी लोकसभा के चुनाव में यानी भाजपा ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि भाई हमारे को अगर जनता बहुमत देगी तो हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे।
और मोदी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही जनता ने यानी उनको स्पष्ट बहुमत दिया। एक तरह से 89 के बाद पहली बार 2014 के चुनाव में भाजपा को यानी पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और उसे 282 सीटें मिली। लेकिन 2014 के बाद 2019 के चुनाव हुए तो 17वीं लोकसभा में पहले की तुलना में भाजपा ने और अधिक सीटें जीती, जो एक तरह से रिकॉर्ड है। तो ये हमारे गठबंधन की सरकारों का इतिहास के बारे में हमने आपको बताया और अब हम आपके लिए लेकर आएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। देखो कि भारत में कि गठबंधन की राजनीति की विशेषताएं, कि भारतीय राजनीति में यानी गठबंधन की जो राजनीति उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो कल नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे।